उत्तर प्रदेश के एक इलाके के अंदर पूरा घटनाक्रम खराब हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ये आप पे आरोप है। ये तो आप कह रहे हैं। आरोप लगाना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए आरोप लगा सकती है। सुनिए ना पहले जी, ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब तो देंगे ना आप। हाँ दूंगा ना। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं तो स्वतंत्र रूप से काम करता हूं, मुझे तो कोई अडानी अंबानी तनख्वाह नहीं देता भाई, मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना। देखो एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी। आपसे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ना। मैं तो सुन रहा हूं चंद्रशेखर जी, आपको मैं तो सुनने के लिए आपको बुलाया। हाँ, तो सुनिए ना, मैंने कहा कि एक शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनो। मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप नहीं है। पढ़ी है तुमने? हाँ जी पढ़ी है। तुम्हारे पास दिखाओ जरा मेडिकल रिपोर्ट मुझे। पढ़ी है तुमने? दिखाओ। हाँ मैंने पढ़ी हुई है मेडिकल रिपोर्ट। एडीजी लॉ कह रहे हैं, एडीजी लॉ प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि रेप नहीं है। कोर्ट है क्या? एडीजी लॉ कोई कोर्ट है क्या यार? एडीजी लॉ तो वो कर रहा है जो सीएम कह रहे हैं। अरे मान तो रहे हैं यार, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मान तो रहे हैं सब कुछ। अब क्या कत्ल करवाओगे? लोकतंत्र का कत्ल तो वो सीएम कर रहा है। एक सेकंड, मेरे साथ बीजेपी के सांसद और सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु जी एक मिनट सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। बंद करो। या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को, तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, हम मेहनत करेंगे, समझ रहे हो। लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो। सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मेरी नीयत साफ है कि मैं न्याय के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं, बहनों के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं, और ना ही अन्याय को बर्दाश्त करता हूं। मेरी पहचान ही यही है। चंद्रशेखर आजाद कितनी पीड़ित बच्चियों के परिवार से मिलने गए? चलिए 3000 के 3000 नहीं, 500 परिवारों से तो मिले होंगे। कितने दिन होते हैं रूबिका जी, जरा बताएंगे क्या? मुझे बताइए ना, 500 परिवारों से तो मिले होंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं सर? अच्छा ठीक है, हर दिन मिलने गए आप? क्या कह रहा हूँ, एक साल में कितने दिन होते हैं? आप मुझे बताइए ना, आप 365 दिन मिलने गए? सुनिए ना पहले। नहीं, आप ऐसा नहीं है ना, सुनना भी चाहिए ना। बताइए ना। मैं उत्तर प्रदेश की तरह आपकी आजादी को नहीं छीनूंगा। तो सरकार से करना चाहिए कि वो इतने अपराध हो रहे हैं, वो क्यों चुप है? वो क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का नारा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही खड़ी रहेगी? कुछ करेगी भी, अपराध को रोकेगी भी, नहीं रोकेगी? कि आप सरकार के चेहरे होते तो मैं वो तमाम सवाल आपसे पूछती सर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे इसलिए क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं चंद्रशेखर। आपको ये भी जानकारी है कि ये एबीपी न्यूज का हाथरस का कार्यक्रम देखा होगा ना चंद्रशेखर जी? देखा है ना? ईमानदारी से बताइए, दर्ज नहीं हुई है। ईमानदारी से बताइए, आपने देखा है ना कार्यक्रम हाथरस का? मेरी बात सुनी आपने? नहीं दोहराइए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, अपराधियों को बचाने से, सत्ता का संरक्षण करने से थोड़ा ही काम चलेगा। सवाल खड़ा करने से वो करेगा। मैं मुख्यमंत्री होता तो आपको पता लग जाता कि अपराध ही नहीं होता। चुनाव में लड़ा है, आप सरकार से सवाल करने के बजाय मुझसे सवाल कर रही हैं। अच्छा आपको करना चाहिए, भाई मैं सरकार से कैसे मुझे ये बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए मैं क्या करूं? आरोप तो सीधा सीधा आपके ऊपर ये है ना कि आप तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश का तो आप बहाना बना रहे हैं। आप केंद्र सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, आप यूपी सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई संघ से है। इसीलिए आप कभी जामा मस्जिद पहुंच जाते हैं दिल्ली में, जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे तब। मेरे देश भर में जहां भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना होता है आप वहां पहुंच जाते हैं।
मेरी लड़ाई सांप्रदायिक सोच से है, मेरी लड़ाई भेदभाव से है। और ये कारण इसका मैं आपको बता देता हूं ना भाई, ऐसा नहीं कि मेरी लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई तो कांग्रेस से भी उतनी है जितनी बीजेपी से है। मेरी लड़ाई तो हर उस पार्टी से है और मैं लड़ूंगा जहां पर हमारे लोगों पर अत्याचार होगा। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि देश में एक बहुत बड़ा संगठन है जिसको आरएसएस के नाम से हम जानते हैं, जो सामाजिक समरसता की बात करता है, जो लव जिहाद और तमाम मुद्दों की बात करता है। आज वो संगठन और उसके मुखिया कहां हैं? वो क्यों नहीं इस घटना पे बोल रहे हैं? क्या आज भारत की बेटी का सम्मान जो है खतरे में नहीं है? जिस तरह से उसका चरित्र हनन किया जा रहा है, जिस तरह से वहां पर उसके आसपास, गांव के आसपास उसके चरित्र पर टिप्पणियां उठाई जा रही है। जिंदा बच्ची को तो न्याय नहीं दे सके, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं भी है, अब उसके शव को भी नोचा जा रहा है, उसका चरित्र हनन किया जा रहा है और उसपे आरएसएस प्रमुख का कोई बयान नहीं आता। क्यों? आज दलित को खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री दलितों के पैर छूते हैं, चुनाव से पहले पैर धोते भी हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट भी देते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, उन पर गोली मत चलाओ, मुझे गोली चला लो। आज एक स्टेटमेंट नहीं आया उस बच्ची के लिए। ये जो सोच है ना कि कथनी और करनी में फर्क है,